क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भ्रष्टाचार अब कोई मायने नहीं रखता? क्या नीतीश कुमार अब ये मान चुके हैं कि बिहार में अपराधियों को क्राइम करने से रोकना मुश्किल है? दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर ऐसे आरोप लगाए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए शराबबंदी, क्राइम और करप्शन से नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया है। नीतीश कुमार को अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि वो मात्र 23 साल की उम्र में बिना किसी व्यवसाय या नौकरी के दिल्ली में 30 करोड़ रुपए वाले मकान के मालिक कैसे बन गए। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का D1088 नंबर का 3 मंजिला करोड़ों का मकान उन्होंने AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए मात्र 4 लाख रुपए में कैसे हासिल किया। नीतीश कुमार न केवल तेजस्वी यादव को संरक्षण दे रहे हैं बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने की घोषणा कर चुके हैं। ये भ्रष्टाचार से समझौता नहीं तो क्या है? बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने रेलवे के दिल्ली और मुंबई प्रोजेक्ट के फर्जीवाड़े वाले केस को लेकर भी दावा किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लालू परिवार को देने के मामले की जांच सीबीआई ने कभी बंद नहीं की थी। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामलों की जांच के दौरान सीबीआई को DLF रिश्वत मामले से जुड़े नए सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी नए सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इस पर आरजेडी की छाती पीटने और राजनीतिक रंग देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि सुशील मोदी कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, किसी भी उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिश्ते ठीक नहीं रहे। केजरीवाल के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी है, इसलिए वो खुद को बॉस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के बॉस उपराज्यपाल होते हैं। बावजूद अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल ऊंची हरकत करने से बाज नहीं आते। अब उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती जा रही है। दरअसल आरोप लगाने में केजरीवाल और उनकी सेना नंबर 1 है। इसी क्रम में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीते शुक्रवार को वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि उनका दफ्तर मंत्रिमंडल को पूरी तरह से दरकिनार कर विभागों के सचिव और मुख्य सचिव के जरिए फाइल मंगवा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, विभागों के सचिवों और प्रमुखों को आदेश जारी कर कहा था कि अहम नीतिगत फैसलों से जुड़ी फाइलें उनके जरिए भेजने के बजाय सीधे उपराज्यपाल को भेजी जा रही है। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उनके संज्ञान में आया है कि उपराज्यपाल ने मंत्रिमंडल को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके बाद मुख्य सचिव के कार्यालय ने उप मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखा है। इन फाइलों में उन्होंने कहा कि वो जरूरी फाइलों के साथ साथ अधिकारियों को सीधे दिए गए आदेश का डिटेल भेजे, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया था। इसके साथ ही इस पत्र की कॉपियां विभागों के मुख्य सचिवों, डायरेक्टर्स को भी भेजी है। इन सभी अधिकारियों से मुख्य सचिव ने डिप्टी सीएम के आरोपों से संबंधित डिटेल मांगा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर ऐसी कोई फाइलें नहीं हैं जिनसे डिप्टी सीएम के आरोपों की पुष्टि हो तो इस बारे में भी जानकारी शेयर करें। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से 2 जनवरी तक डिटेल भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि अगर सिसोदिया के आरोप झूठे निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि इससे पहले भी सिसोदिया और केजरीवाल उपराज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन वो सभी राजनीति से प्रेरित रहे हैं। ऐसे में अब इंतजार 2 जनवरी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भूचाल लाकर रख दिया है। शिंदे शिवसेना के अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को जमीन पर लाकर पटक दिया। सत्ता के शिखर से उद्धव ठाकरे और उनकी बेटी दोनों ऐसे गिरे हैं कि अब पार्टी भी हाथ में नहीं है। बाप बेटे दोनों भागे भागे फिर रहे हैं। राज्य में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की सियासी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शिंदे ने पहले उनके 40 MLA तोड़े और 12 सांसदों को अपने साथ मिलाया और धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा कर लिया। आलम यह है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ताकत को काफी सीमित कर दिया है। धीरे धीरे ठाकरे गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेता और सिंबल को लेकर अभी भी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा है। लेकिन संख्या बल के आधार पर खुद को असली शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नकली होने का दावा भी किया जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव ठाकरे गुट के सरकारी दफ्तरों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने नागपुर विधानसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास बरसों से मौजूद कार्यालय को अपने कब्जे में लिया।
इसके बाद देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी में 2 दशकों से ज्यादा तक सत्ता में काबिज रही शिवसेना के कार्यालय पर भी शिंदे गुट ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने कहा कि मौजूदा समय में हमारे साथ सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। इसलिए संख्या बल के आधार पर विधानसभा में भी हमको हमारे हक का कार्यालय दे दिया गया है। उसी तरह से हमें बीएमसी में भी इसी संख्या बल के आधार पर अपने कार्यालय की जरूरत थी जो हमें दिया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि जब बीएमसी में फिलहाल किसी पार्टी की सत्ता नहीं है और वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है, तब फिर इस तरह से जबरन किसी दल के कार्यालय में घुसकर उस पर कब्जा करना सरासर गलत और अनैतिक है। वहीं बीएमसी में बीजेपी के नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ पूर्व पार्षदों और कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन है। संख्या बल ज्यादा होने की वजह से ये उनका अधिकार है कि बीएमसी में उन्हें कार्यालय दिया जाए। बहरहाल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यहाँ भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और एकनाथ शिंदे ने बीएमसी में उद्धव ठाकरे की 25 साल की बादशाहत खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में मेयर का चुनाव रोचक होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतार कर केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के इस कदम ने दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी यूं तो नंबर गेम में बीजेपी से कहीं आगे है। इसके बाद भी बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर पर अपना दावा ठोक रही है। ऐसे में सवाल है कि फिर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा ही क्यों, और वो भी अपनी सीनियर नेता रेखा गुप्ता को, जो इस बार तीसरी बार पार्षद बनी है। तो इसके पीछे हिसाब यह है कि एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है और ना ही कोई विहिप काम करता है। तो अगर जोड़ तोड़ हुई तो संभावनाएं असीमित है। तमाम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ज्यादा लोकतांत्रिक है। इसीलिए व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि कोई भी पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकता है। वहीं पार्षदों को ये छूट होती है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वो अपने पीठासीन अधिकारी यानी मेयर का चुनाव कर सकता है। मतलब कि अगर किसी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए पार्षद को ये लगता है कि विरोधी पार्टी का प्रत्याशी सदन की कार्यवाही चलाने में ज्यादा योग्य है, तो वो उसे अपना मत दे सकता है। वहीं एक और खेल होना है। दरअसल जिस दिन एमसीडी के सदन में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, उसी दिन सदन उन 6 सदस्यों को भी चुनेगी जो एमसीडी स्थायी समिति में जाएंगे। स्थायी समिति एमसीडी की सबसे पावरफुल कमेटी होती है, जिसके पास ज्यादातर मामलों में सदन से अधिक अधिकार होते हैं। इसलिए 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैन बनेगा, उसकी हैसियत कामकाज के लिहाज से मेयर से अधिक होगी। वहीं सदन से चुने गए 6 सदस्यों के अलावा स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो 12 और सदस्य चुने जाएंगे, वो जोन से आएंगे। दिल्ली नगर निगम 12 जोन में विभाजित है और हर जोन से एक एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आता है। कुल 6 सदस्यों के चुनाव के लिए प्रेफरेंशियल वोटिंग की जाती है। दिल्ली नगर निगम में सदन से 6 स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 4 तो वहीं बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब यह है कि एक सीट के लिए 2 पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी, जबकि 5 सीटों में 3 आम आदमी पार्टी को जबकि 2 बीजेपी को मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।